Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The next topic, the third topic of the chapter is transpose of a matrix. So this is the official introduction of your third exercise 3.3, introduction. छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑपरेशन मैट्रिसेस में चलता है, क्या होता है वो समझना है, एंड देन इट्स प्रॉपर्टीज, और फिर हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस में एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। अब कहीं ना कहीं आपने पहले कभी ये ऑपरेशन जरूर किया होगा, बट पता नहीं था कि इसको ट्रांसपोज करना बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर्स में काम करते हो तो एक्सेल शीट होती है, राइट। एक्सेल शीट में भी यहाँ पे ऊपर एक बटन होता है ट्रांसपोज का। सो क्लिक करते हैं तो कुछ हो जाता है, तो वो जो हो जाता है वो हमको यहाँ करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है कंप्यूटराइज, यहाँ पे हमको मैनुअली करना है, दैट्स इट। देखिए, ट्रांसपोज का सिंपल सा मीनिंग है रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना दोनों मैट्रिक्स के अंदर, उनको क्या कर देना, इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज कैसे करेंगे, मतलब जो रोज हैं, जो कॉलम्स हैं, वो अब रोज की फॉर्म में दिखाई दें, और जो रोज है वो कॉलम्स की फॉर्म में दिखाई। सिंपल सा लॉजिक करें तो जो आपके पास सपोज करो कोई वर्टिकल पेज है, उसको आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया, दैट्स इट। या हॉरिजॉन्टल है तो क्या कर दिया, वर्टिकल, यूं से यूं आड़ा कर दिया, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये तो हो गई जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल डेफिनेशन। अब देखते हैं ऑथेंटिक डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहेंगे हम। तो पढ़ते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मान लो इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m/n, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन एक मैट्रिक्स मिलेगी। और वो मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। ए की रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से वो मिलेगी। इट इज डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं अपन ए डैश से डिनोट कराते हैं, या ए उसके ऊपर टी लिख देते हैं छोटा सा, इससे डिनोट कराते हैं। ये टी कैपिटल लेटर होना चाहिए लेकिन, ना कि स्मॉल लेटर, राइट। ज्यादा फिर भी जो यूज होने वाला नोटेशन है वो ये वाला है, ए डैश। चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादा जो यूज होता है दैट इज ए डैश। ए डैश कोई भी बोले तो समझ जाना कि हम उसकी उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स हम बात करें तो अगर ए एक मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्म में है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m/n, तो उसकी ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी, जिसमें क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा n/m। अगर पहले ऑर्डर था m/n तो अभी ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज अब नंबर ऑफ कॉलम्स बन चुके हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स अभी नंबर ऑफ रोज बन चुकी है, और अंदर के सीक्वेंस भी तो चेंज हो जाएंगे एलिमेंट्स के। मान लो कि जो एलिमेंट कल A31 पे बैठा है, तो इसमें वो A13 पे बैठा हुआ दिखाई देगा। जो A25 पे बैठा है वो अब इसमें A52 में बैठा हुआ दिखाई देगा। तो अंदर के जो सीक्वेंस है वो सबका चेंज हो चुका है। तो यानी कि ए फॉर, मतलब ये स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और आई जे उसके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो स्मॉल ए इसका सीक्वेंस अब आई जे की जगह जे आई बन चुका होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज। बस इतना सही है ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, अगर हमने दो बार ट्रांसपोज ऑपरेशन लगा दिया तो ऑब्वियसली ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। उसके नंबर ऑफ रो, उसके जो रोज थे उसको कॉलम्स बना दिया, अब वापस इसके कॉलम्स को रोज बना दिया, तो जो पहले था ओरिजिनली वो मिल जाएगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। पहली प्रॉपर्टी इसी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें, फिर जो मैट्रिक्स बने उसका ट्रांसपोज करें, या हम पहले ही ट्रांसपोज कर दें और फिर ट्रांसपोज करके उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ से आपको सेम आंसर मिलेगा। कहने का मतलब ये, ट्रांस के स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, जहाँ पे के कोई सम कांस्टेंट होगा, आपको दोनों तरफ से सेम आंसर मिलेगा। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में अगर आप मैट्रिक्स को जोड़ के फिर ट्रांसपोज कर रहे हो, या ट्रांसपोज करके जोड़ रहे हो, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। अब आप जोड़ कब सकते हो, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये जुड़ के जो ऑर्डर बनाएंगी वो सेम ऑर्डर होगा ए और बी का, तो फिर ट्रांसपोज करेंगे तो उस ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा, यानी उस ऑर्डर का उल्टा हो जाएगा जो ए और बी का है। तो ए और बी का ऑर्डर पहले उल्टा कर दो, दैट मीन्स ट्रांसपोज कर दो और फिर जोड़ दो, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। मतलब हमारे पास अगर दो ऐसे पेजेस हैं, मान लो ऐसे दो ऐसे पेजेस हैं, एक ऐसे, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक बड़ा पेज बन गया, उसका फिर ऐसे ट्रांसपोज कर दें, या फिर हम पहले ही इसका और इसका ट्रांसपोज कर दें और फिर जोड़ दें, तो वो सेम ही तो आंसर मिला जो पहले था। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, शुरू के तीन में तो ये चेंज नहीं हुई, इसमें इसमें इसमें
लेकिन इसमें चेंज हो जाती है। अगर आप ए इंटू बी करके फिर ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसका आंसर ए डैश इंटू बी डैश के बराबर नहीं होगा, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपसे गलती करवा सकती है, जो आपको याद रखनी है, जिसके क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, इसका प्रूफ बड़ा सा आसान सा है। मान लो ए का ऑर्डर है m/n, बी का ऑर्डर क्या होगा अगर ए बी से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो n/p। तो इसका आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m/p। फिर इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा p/n होगा। अब इधर आओ, बी का ऑर्डर क्या था n/p, तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो p/n। ए का ऑर्डर क्या था m/n, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो n/m। ये मैच हो गया। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा p/m। वही सेम आ रहा है जो इधर आ रहा है, ऑर्डर सेम आ रहा है, दैट मीन अंदर के एलिमेंट्स भी सेम ही आने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, अब सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक इसी का टॉपिक का पार्ट है, इसी का ही है। ओके, तो देखो सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिसिटी ऑफ मैट्रिसेस एक विशेष योग्यता होती है, एक विशेष कैपेबिलिटी होती है मैट्रिक्स की, या यूं कहें एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, या क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। एक विशेष टाइप की मैट्रिसेस होती हैं जिनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है जब उसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है, समझना है भाई। हर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कह सकते, किस किस को कह सकते हैं। सबसे पहली चीज, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही एप्लीकेबल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए तो इन दोनों चीजों की बात ही मत करना, बात आगे लेके ही मत आना। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, किसके लिए कहेंगे हम स्क्वायर। अच्छा, अब सारी स्क्वायर मैट्रिसेस भी नहीं होंगी, कहेंगे तो स्क्वायर के लिए, लेकिन सब सारी स्क्वायर के लिए थोड़ा ना कहेंगे। तो कौन कौन सी स्क्वायर के लिए हम कहेंगे, तो बड़ा ही आसान है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डैश करते हैं, डैश मतलब ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल रही है, ट्रांसपोज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब आप खुद सोचो, अगर ऑर्डर m/n होता तो ट्रांसपोज करके n/m बनता, तो ऑब्वियसली ये दोनों मैट्रिसेस अलग अलग होती। लेकिन ऑर्डर ही n/n होता तो ट्रांसपोज करके वापस n/n मिलता, तो स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। रेक्टेंगुलर पे तो ऑर्डर से ही खत्म हो जाएगा मामला। अच्छा, स्क्वायर पे भी जरूरी नहीं है, बस ऑर्डर ही मैच हुआ है अभी तो, अंदर एलिमेंट्स भी मैच होने चाहिए। तो उन स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर बदलने के बाद अंदर के एलिमेंट्स भी मैच हो जाए उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब जब हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ रहे थे वहां पे सिमेट्रिसिटी का मीनिंग अलग था। क्या था वहां पे सिमेट्रिक, सिमेट्रिसिटी का मतलब कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी मिले। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का मीनिंग कुछ अलग है, यहाँ पे ट्रांसपोज करने से वही मिले। तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है जब चैप्टर चेंज हो जाता है, टॉपिक चेंज हो जाता है। ठीक है। और अगर अगर ए डैश करने से गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये दो बातें। अब कोई भी मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, दोनों तो हो नहीं सकती, क्योंकि ट्रांसपोज करने से या तो खुद मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस वो जीरो मैट्रिक्स हो, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का नेगेटिव वो खुद ही होती है। जीरो मैट्रिक्स के अलावा और कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ठीक है। ट्रांसपोज करने से खुद ही बन जाए तो सिमेट्रिक, और नेगेटिव बन जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब ऐसे भी कर सकता हूं मैं कि इस नेगेटिव साइन को उधर ले जाऊं। तो कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज की नेगेटिव हो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, और कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है जिस मैट्रिक्स का नेगेटिव उसके ट्रांसपोज के बराबर हो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दोनों एक ही बात है। ये माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो भी चलेगा स्क्यू सिमेट्रिसिटी के लिए, और इधर लाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए तो बस एक ही ऑप्शन है कि वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होनी चाहिए। समझ आया डेफिनेशन क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n/n होगा, m/n तो होगा नहीं इसका ऑर्डर, इज सेट टू बी सिमेट्रिक, उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो, दैट इज a इक्वल टू a डैश। अब a को एलिमेंट फॉर्म में लिखा तो a i j n/n,
और इसको ट्रांसपोज किया तो ऑर्डर तो नहीं बदला, बट अंदर का सीक्वेंस जरूर बदला, आई जे का जे आई। तो ये दोनों बातें बराबर हो। ठीक है। उसको सिमेट्रिक हम तब कहेंगे जब ये होगा, तभी कहेंगे। और ये होगा तो फिर ये होगा, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए, वो तो नोटेशन है, और ये एक्चुअली जो हो रहा है अंदर। ठीक है। ट्रांसपोज के बाद आओ क्यू सिमेट्रिक के बाद आओ ये क्या होगा, सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए, फॉर एनी आई बिलोंगिंग फ्रॉम 1 to n, फॉर एनी जे बिलोंगिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिसिटी में एक मैट्रिक्स है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, इफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अब ये पहला वाला केस है। इफ इट इज, नहीं दूसरा वाला केस है, इफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। और अब दूसरा वाला केस क्या है, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो दोनों एक ही बात है। इस लैंग्वेज में समझो या इस लैंग्वेज में समझो, माइनस साइन उठ के इधर लगा दो, बस एक ही बात है ना। तो और दोनों लैंग्वेज को हमने स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये तो हो गया पहला केस, इफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ये हो गया दूसरा वाला केस, इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, चलें आगे चलें। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज, अब इसके एलिमेंट फॉर्म देख लो पहले। पहले वाले केस की एलिमेंट फॉर्म क्या बनेगी, आई जे का हमने क्या कर दिया, जे आई, और साथ में नेगेटिव भी कर दिया, इफ इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज। और दूसरे वाले केस की क्या बनेगी, इधर तो आपने सीक्वेंस बदल दिया, उधर नेगेटिव कर दिया, ऑर्डर एन बाई एन है हर जगह, फॉर एनी आई बिलोंग टू 1 to n, फॉर एनी जे बिलोंग टू 1 ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये एक रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर, तो उसके जो डे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये अगर 3 by 3 की है या 4 by 4 की है, ये हमेशा जीरो होंगे। ये एक फैक्ट है। कोई कहे साबित करो, कोई कहे साबित करो, तो आप एग्जाम्पल लेके तो साबित नहीं कर सकते, तो कैसे साबित करोगे। तो देखो यहाँ पे इसका प्रूफ है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए सीक्वेंस में आई और जे बराबर होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, A11, A22, A3। तो उनका सीक्वेंस ये जो आई जे लिखते हैं अपन, उसमें आई और जे बराबर होता है, तभी डायगोनल एलिमेंट्स है, और अगर बराबर नहीं है तो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। अब आप कह रहे हो कि साहब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा, पर आई जे तो बराबर है ना, तो जे आई को आई आई लिख सकते हैं, और आई जे को आई आई लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये इधर आएगा तो प्लस ए आई आई, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू जीरो। तो ए आई आई इक्वल टू जीरो, तो ए आई आई क्या था, वही डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, कुछ भी ले लो, आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, जीरो ही मिलेगा। आई की वैल्यू 1 ले लो तो A11 जीरो, आई की वैल्यू 2 ले लो तो A22 जीरो, आई की वैल्यू 3 ले लो तो A33 जीरो। प्रूफ हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ए आई आई इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी ऑफ मैट्रिसेस समझ गए हैं, तो फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है, ओवर। वो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या हैं वो सुनो ध्यान से। ठीक है। थ्योरम नंबर 1 ये है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैंने उसका कर दिया ट्रांसपोज, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने कर दिया ट्रांसपोज। अब अगर मैंने इस मैट्रिक्स में इसी के ट्रांसपोज को जोड़ दिया, या इस मैट्रिक्स में से इसी के ट्रांसपोज को घटा दिया, तो जोड़ने के बाद यहां पे जो ये मैट्रिक्स मिलेगी, वो हर हाल में सिमेट्रिक होगी, चाहे से चाहे से आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक ली हो या ना ली। भाई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो, ए आप एनी मैट्रिक्स ले लो, सिमेट्रिक लो तो आपकी मर्जी, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसमें उसी का ट्रांसपोज जोड़ोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी, लेट्स से ये बी मिल गई, तो ये बी हर हाल में सिमेट्रिक होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि ए सिमेट्रिक थी या नहीं थी, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ए सिमेट्रिक था तो ही बी सिमेट्रिक होगा, ये हर हाल में सिमेट्रिक होगा। और इस साइड अगर मैं डिफरेंस कर दूंगा तो ये हर हाल में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगेन डिपेंड नहीं करता कि ए सिमेट्रिक था या स्क्यू सिमेट्रिक था या नहीं था, इसको अगर सी कहते हैं तो ये सी हर हाल में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है। ये दोनों चीज मिला के एक ही थ्योरम हुई है, ऐसे मत सोचना कि दो थ्योरम होगी, दूसरी अभी बाकी है, दो थ्योरम्स पढ़नी है, लेकिन अभी एक ही पढ़ी है। ठीक है, पढ़े। इफ ए इज एनी, देखो एनी लिखा है, ऐसे नहीं लिखा कि सिमेट्रिक है स्क्वायर मैट्रिक्स,
विद रियल एंट्रीज, अंदर रियल एंट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस होंगे तो फिर उसमें उसका नेगेटिव में एक्स की वैल्यू क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा ना। तो एंट्रीज होनी चाहिए, है ना। तो ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज होगी, और ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कोई इसका प्रूफ, इसका भी तो प्रूफ दो। अब प्रूफ देंगे तो एग्जाम्पल से तो दे नहीं सकते, तो कुछ और करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले का प्रूफ लो। आपको साबित करना है कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो ए प्लस ए डैश को लेट से बी ले लेते हैं, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए डैश को सी ले लेते हैं, सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये साबित करना है। तो आपको क्या साबित करना है कि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी या कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब वो खुद के ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो कैसे पता चलेगा कि वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं है? उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे तो ही तो पता चलेगा। तो इस बी का ट्रांसपोज करके देख लें। ठीक है, बी का ट्रांसपोज करके देखा मैंने, बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू क्या है? ये बी की वैल्यू है। तो इसका करेंगे हम ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में सीखा है अपन, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसको खोलेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो कि अगले ही स्टेप में ए बन जाएगा, और एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए डैश प्लस ए को ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, और ए प्लस ए डैश तो बी है, तो बी डैश इक्वल टू बी आ गया। अब हमने ए मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स ली थी, लेकिन फिर भी बी डैश इक्वल टू, यानी ए पे डिपेंड ही नहीं किया कि वो ट्रांसपोज है या नहीं है, बी डैश बी तो ट्रांसपोज हो गई होगा। ठीक है, कोई कहे सर उसको प्रूव करो, एक्सक्यू सिमेट्रिसिटी। तो सी का डैश करके देखो, देखते हैं क्या होता है। सी का डैश करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, सी की वैल्यू माइनस में, तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब ये तो कॉम्पिटेटिव नहीं होता कि इसको उल्टा फुल्टा कर दें। तो अगर आप ए डैश माइनस ए को ए माइनस ए डैश लिखना चाहते हो, तो आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, और ए माइनस ए डैश क्या था, सी, तो ये माइनस सी हो गया। तो उसका ट्रांसपोज अपनी नेगेटिव के बराबर है। तो प्रूव हो गया कि ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? चलो, प्रूफ जैसा भी हमने किया सेम टू सेम वैसे ही, और आपके बुक में भी है। ए प्लस ए डैश को बी ले लिया, बी डैश किया, तो ये सब सॉल्व करके फाइनली बी मिल गया। तो बी डैश इक्वल टू बी है, इसलिए बी इक्वल टू जो भी था ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरे का प्रूफ देखो, ए माइनस ए डैश को सी ले लिया, सी का डैश करके देखा, तो ये सॉल्व करते 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 माइनस सी निकला, यानी सी डैश को माइनस सी प्रूव कर दिया हमने। यानी कि सी की क्या वैल्यू थी, ए माइनस ए डैश, वो है स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस प्रूव। दोनों थ्योरम्स प्रूव हो गई। अभी थ्योरम नंबर 1 प्रूव हो गई है हमारी। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है वो ध्यान से सुनो। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है कि मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और मेरे को एक टास्क दिया जाए कि इसको ऐसी दो मैट्रिक्स में आप ब्रेक करो। ब्रेक करो मतलब इन दोनों को जोड़ के वापस वो बननी चाहिए, ब्रेक करने का मतलब ऐसे है ना। कैसे ब्रेक करो, ऐसे तो ना कि रोज अलग कर दो, सेकंड रो अलग कर दो। इनको जैसे मान लो ये 2 बाई 2 की है, तो ये भी 2 बाई 2, ये भी 2 बाई 2 में ऐसे स्प्लिट करो, जैसे स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म में स्प्लिट करते थे, तो इसे स्प्लिट करो, ताकि एक मैट्रिक्स तो स्क्यू, एक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक हो, और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो पहला सवाल ये है, क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और ऐसा आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसी दो मैट्रिक्स में तोड़ा जा सकता है, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, यानी कि ये अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होगी, और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स होगी, यानी अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगी। तो पहला आंसर तो ये है, हम तोड़ सकते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटर्न एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सम के फॉर्म में लिख दिया हमने, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। बट अब सवाल है कैसे, कैसे? ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि ए प्लस ए डैश जो होता है हमेशा सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। थ्योरम नंबर 2 जो है 1 पर बेस्ड है, 1 सीखो, 1 समझ में आएगी, 1 के जो प्रूफ करके आओगे तो ही 2 पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, टोटली उस पर डिपेंड है।
तो अभी थ्योरम नंबर 1 पे हम ये दो बातें सीखे हैं कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू। तो हमको भी तो ऐसी मैट्रिक्स चाहिए कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये है ना सिमेट्रिक और ये है ना स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्यों ना इसी को जोड़ दें। तो इसको जोड़ने से क्या होगा, देखो ए डैश माइनस ए डैश तो कट जाएगा, लेकिन 2a बचेगा, मुझे चाहिए ए। ये तो 2a को ब्रेक करने से मिलेगा, पर मुझे तो ए को ब्रेक करने से क्या कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी वो चाहिए। तो 2a को ए बनाने के लिए हाफ करना पड़ेगा। हाफ करना पड़ेगा तो क्यों ना मैं इसका भी हाफ और इसका भी हाफ कर दूं। अब हाफ ए प्लस हाफ ए फुल ए, और हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कट जाएगा। तो यानी कि फुल ए को ब्रेक करेंगे तो ऐसी दो मैट्रिसेस बन सकती हैं। पर कोई ये कहे कि सर ए प्लस ए डैश था सिमेट्रिक, तो हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो हमने अभी अभी सीखा, क्या सीखा, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपन स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पे उसकी उस प्रॉपर्टी का कोई फर्क, ये हाफ तो स्केलर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोज में तो ऑर्डर एक्सचेंज करते हैं ना, तो हाफ से मल्टीप्लाई करके कर दो ऑर्डर एक्सचेंज। क्लियर। हमने क्या सीखा था, के को ए डैश से मल्टीप्लाई करो या के ए को डैश करो, यू विल गेट द सेम। अभी प्रॉपर्टी में सीख के आए हैं, तो वही हाफ वाली इसमें लग जाएगी। तो ये तरीका है किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ने का। क्या काम करना पड़ेगा उसके लिए, पहले ए का ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ के एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और एक घटा के बनानी पड़ेगी, और फिर दोनों का हाफ हाफ कर देना पड़ेगा। ऐसा करने से जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे और यहाँ पे, ये सिमेट्रिक होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और उनको जोड़ने से वापस ये बन सकता है। ठीक है, प्रूफ देखो, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विद रियल एंट्रीज। तो बी जो होगी ए प्लस ए डैश टाइप में, और सी जो होगी ए माइनस ए डैश में, वो हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ऐसा हम थ्योरम 1 में प्रूव करके आए। तो क्योंकि ना हम इसका हाफ कर दें, हाफ कर देंगे तो भी वही सेम चीज रहेगी। तो हम बी का हाफ कर चुके हैं, यानी ए प्लस ए डैश का हाफ कर चुके हैं। हम सी का भी हाफ कर चुके हैं, ए माइनस ए डैश का भी हाफ कर चुके हैं। तो वो भी सिमेट्रिक और वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर अपन हाफ बी प्लस हाफ बी ऐड करें, हाफ बी प्लस हाफ सी, तो हाफ बी की वैल्यू ए प्लस ए डैश, सी की वैल्यू ए माइनस ए डैश, यानी हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश। तो हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कट गया, हाफ ए रह गया, हाफ ए यानी फुल है। तो फुल ही तो बनाना था। तो यानी कि वो दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, हाफ बी और हाफ सी, और फुल फॉर्म में बोले तो हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, सो ए कैन बी रिटर्न एज हाफ बी प्लस हाफ सी, वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, सी इक्वल टू ए माइनस ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाफ बी यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, और हाफ सी यानी कि हाफ ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी ए को ब्रेक करना है अगर आपको दो मैट्रिसेस में, तो ये तरीका मिल गया मुझे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, जहाँ पे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हर हाल में सिमेट्रिक होगा, जहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हर हाल में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हो गई हमारी दोनों थ्योरम्स कवर, एंड दैट इज इट। के बाद शायद ही कोई टॉपिक बचा हो। ये लास्ट टॉपिक था, एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो कट चुका है। ये एक्सरसाइज भी लास्ट ही है हमारी, इसके बाद मिसलेनियस है, देखना। है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, केवल इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये पुरानी बुक लाए हो आप? हाँ, तो नई बुक में तो इसका नामो निशानी कट चुका है, एक बार आगे। हाँ, इंट्रोडक्शन है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन है, दैट्स इट, है ना। उसके बाद ये एक्सरसाइज नहीं है फोर्थ, तो यही वाली एक्सरसाइज है केवल। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? चलो, तो उसके बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर चुका है, नोट सेक्शन पूरा हो गया। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का थोड़ा बचता है, उसको देखेंगे बाद में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो 3.3 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोज निकालना है, वेरी इजी। तो हम गिवन मैट्रिक्स को लेट से ए ले लेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, क्या ऑर्डर है इसका बताओ, 3 by 1। सो इज द गिवन मैट्रिक्स, here the given matrix is this, so ए ट्रांसपोज को हम ए डैश से डिनोट करा देंगे। ए डैश जो होगा, ये 3 by 1 है तो 1/3 बन जाएगा। तो 1/3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है रो मैट्रिक्स की तरह। तो इस लाइन को यूं की जगह यूं कर दो, 5 हाफ -1 आंसर। ठीक है, ये 2/2 है।
बी मैट्रिक्स ले लिया इसको मैंने, तो उसका बी डैश बताओ। सो बी डैश इक्वल टू अगेन 2 बाय 2 मिलेगा। तो जो रो 1 है वो अब कॉलम 1 बनेगा, और जो तो रो 2 है वो कॉलम 2 बनेगा। या तो रोज को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ, लेकिन एक ही चीज चलाओ। अगर आपने स्टार्ट किया रो को कॉलम बनाने से, तो फिर खत्म भी रो को कॉलम बनाने से करो एंड तक। और अगर आपने स्टार्ट किया कॉलम को रो बनाने से, तो फिर खत्म भी कॉलम को रो बनाने से करो। समझ आया भाई? या तो आप ऐसे अरेंज करना शुरू करो, 1 और -1 को कॉलम में लिखो 1 और -1, और दूसरे रो को भी 2 और 3 को कॉलम में लिखो 2 और 3, और या फिर आप कॉलम को रोज बनाने में अरेंज करो। यानी कि ये जो 1 2 है इसको यूं लिखो 1 2, और जो ये -1 3 है -1 3। लेकिन स्टार्ट तो मैंने किया रो को कॉलम बनाने से, एक बार ये काम कर लिया, दूसरी बार मैं कॉलम को रो बनाने में चला गया, तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही अप्रोच से चलो, ठीक है? तो ये भी 2 बाय 2 आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, थर्ड का बताओ। लेट्स से इसको सी ले लिया हमने, ये 3 बाय 3 की है। यानी कि ये तो पक्का हो गया कि इस एक्सरसाइज में हमको केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस मिलने वाली हैं, क्योंकि टॉपिक ही स्क्वायर मैट्रिसेस का है। ठीक है, और आगे इन्वर्टिबिलिटी में भी स्क्वायर मैट्रिसेस ही मिलेगी, जो टॉपिक कट गया है, जो थोड़ा बहुत बचा। तो सी डैश करते हैं। तो रोज को कॉलम बना दें। पहली रो क्या है? -1 5 6। अब पहला कॉलम क्या होगा? -1 5 6। दूसरी रो है √3 5 6, तो अब दूसरा कॉलम होगा √3 5 6। तीसरी रो है 2 3 -1, तो अब तीसरा कॉलम होगा 2 3 -1। ऑर्डर 3 बाय 3 का 3 बाय 3। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करके बताओ कि ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है, जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। या फिर ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो इसमें एल एच एस आर एच एस को इक्वल साबित करना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना आपको। तो ए बी ओरिजिनली तो गिवन है, आपको क्या चाहिए? ए डैश और बी डैश भी चाहिए। तो जो गिवन मैट्रिक्स है ए, कहते गिवन मैट्रिसेस आर ए एंड बी। सो जल्दी से इनका ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं ए डैश। तो -1 2 3 विल बी अरेंज लाइक दिस, -1 2 3। 5 7 9 विल बी अरेंज लाइक दिस, 5 7 9। और -2 1 1 विल बी अरेंज लाइक दिस, -2 1 1। एंड बी डैश भी निकाल लो लगे हाथ। तो बी डैश में भी आ जाओ, -4 1 -5, -4 1 -5, 1 2 0, एंड देन व्हाट? 1 3 1। डन। अब हमारे पास चारों मैट्रिक्स हो गई, दो गिवन थी, दो निकाल ली। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 टू प्रूव, ये टू प्रूव करना है आपको। तो यू विल टेक द एलएचएस साइड। एलएचएस साइड क्या है बताओ? ए प्लस बी का होल डैश। तो आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को लिखो यहाँ पे। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस बी मैट्रिक्स ये रही, -4 1 -5 1 2 0 1 3। प्लस करना है दोनों को, और प्लस करके फिर क्या करना है? होल डैश लाइक दिस। तो पहले जोड़ दो, जोड़ के एक सिंगल मैट्रिक्स 3 बाय 3 की मिल जाएगी। सम का मतलब सीख क्या है पिछले सेक्शन में? सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो -1 -4 -5, 2 1 3 -5 -2, 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2, और ये क्या? 1 -1 और 1 3 4 एंड 1 1 2। इसका करना है डैश। डैश करेंगे तो अब इसका रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रोज। तो -5 3 -2 अब ऐसे अरेंज होगा, -5 3 -2। 6 9 9 विल बी अरेंज इन द कॉलम, सेकंड कॉलम 6 9, और थर्ड रो विल बी अरेंज इन द थर्ड कॉलम, -1 4 2। तो ये एलएचएस फाइनल आ गया। अब आरएचएस क्या है? ए डैश प्लस बी डैश। तो लेट्स से मैंने आरएचएस, नाउ आरएचएस इक्वल टू क्या है? ए डैश प्लस बी डैश। तो ये ए डैश प्लस बी डैश हो गया, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश यहाँ लिख दिया, प्लस बी डैश यहाँ लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दूं। तो सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -1 -4 -5, 5 1 6 -2 1 -1, 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 एंड 1 1 2। और ऑर्डर भी लिखो 3 बाय 3 3 बाय 3। तो यू कैन चेक एलएचएस एंड आरएचएस आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, एक एक उसमें एलिमेंट मैच करेंगे हम। ठीक है, तो क्लियरली या हेयर, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो कभी भी ऐसा प्रूव करने का सवाल आ जाए, कोई प्रॉपर्टी हमने करी हो,
तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है पहले वो रेडी कर लो सामग्री, और उसके बाद फिर एलएचएस अलग उठा लो, आरएचएस अलग उठा लो। जैसे इसमें चार चीजें हैं, ए बी ए डैश बी डैश, तो ए बी गिवन है, ए डैश बी डैश तुम निकाल लो, सामग्री रेडी हो गई, और फिर पुटअप करते जाओ। ये वाला होमवर्क कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ इसमें सेकंड भी वही सेम है, सेकंड भी वही सेम है ना। नहीं, इसमें स्क्वायर मैट्रिसेस क्यों मिलेंगी, इसमें रेक्टेंगुलर में मिल सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का काम तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाले प्रॉपर्टी से स्टार्ट हुआ ना। तो उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी को भूल जाए तो ट्रांसपोज तो हम रेक्टेंगुलर का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम वैसा ही है, तो इसमें ये वाला प्रूव कर लेते हैं। उसमें वो वाला किया प्लस वाला, तो इसमें माइनस वाला प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ए डैश हो गया, लेकिन देखो चार चीजें हैं, ए बी ए डैश बी डैश, तो पिछली बार ए बी गिवन था, ए डैश बी डैश निकाला। इस बार ए डैश और बी गिवन है, तो ए और बी डैश निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, है द गिवन मैट्रिसेस आर ए, ये रहा, बी, ये रहा। तो पहले तो ए डैश का डैश करो, ए निकालने के लिए क्या करोगे, ए डैश का डैश नाउ, ए इक्वल टू क्या होता है, ए डैश का भी डैश, यानी इसका डैश। इसका डैश करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, तो 2/3 का बनेगा कुछ ऐसा, यानी कि 3 - 1 0 जो कॉलम में अभी रो में आ जाएगा, और ये जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो में आ जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2/3। एंड बी डैश तो सिंपली उसका डैश कर दो, तो वो है साहब 2/3 में, तो वो 3/2 का हो जाएगा, यानी वो ऐसे वर्टिकल बन जाएगा। -1 2 1 रो वन में है, -1 2 1 कॉलम वन में हो गया, 1 2 3 रो टू में है, तो ये कॉलम टू में हो गया, और ये बन गया हमारा 3/2। चारों चीज अगेन आ गई, सामग्री रेडी, अगेन वही a - b नाउ एलएचएस पार्ट टू प्रूव, ये है हमारा इस बार। नाउ एलएचएस इक्वल टू है a - b का होल डैश। तो ए लिखो पहले, इसमें इन चारों में से ए का है, ये जो हमने निकाला ये ए है, 3 - 1 0 4 2 1 ऑफ ऑर्डर 2/3। अब -b का ऑर्डर भी 2/3 होना चाहिए, देखो है ना, नहीं होगा तो यहीं पे खत्म हो गई कहानी। -1 2 1 1 2 3 2/3, और इसका होल डैश भी करना है अभी तो, इसका होल डैश भी करना है, तो पहले माइनस कर दें, तो 2/3 का सब्ट्रैक्शन एग्जाम में तो कैसे करेंगे पता है ना, प्लस करके -1 टाइम्स, फिर वो दो स्टेप में करेंगे, अभी अपन सिंगल स्टेप में करते हैं। तो क्या बनेगा, 3 - -1 4, -1 -2 -3, 0 - 1 -1 4 - 1 3, 2 - 2 0, और 1 - 3 - 2। इसका करना है, ये 2/3 की मैट्रिक्स मिल गई, इसका करना है होल डैश, तो इसका होल डैश करेंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। तो 4 - 3 - 1 जो रो वन में वो कॉलम वन में आ गए, और 3 0 - 2 इसमें आ गए, 2/3 का क्या बन गया, 3/2। ठीक है, अब आरएचएस पार्ट क्या है हमारे पास, नहीं आरएचएस पार्ट अलग ही लिखना पड़ेगा, आरएचएस इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश तो गिवन था ऑलरेडी, कर दो कॉपी पेस्ट, 3 - 1 0 4 2 1, माइनस बी डैश हमने निकाला था, -1 2 1 1 2 3। ऑर्डर ऑलरेडी ए डैश का तो क्या बना था, 2/3, नहीं ए डैश का गिवन था 3/2 है, 3/2 है, और उसका जो है हमने बनाया था तो 3/2 बना था, सेम है। माइनस करते हैं अगेन, सो 3 - -1 4 - 1 3 -1 - 2 -3 2 - 2 0 0 - 1 -1 और 1 - 3 - 2 ऑफ ऑर्डर 3/2। तो आप चेक कर सकते हो, ये दोनों एलएचएस और आरएचएस में जो फाइनल रिजल्ट्स निकले, वो ऑर्डर भी सेम है इनका, और अंदर के एलिमेंट्स भी 1 to 1 सारे के सारे सेम सेम है। एलएचएस फाइनली है, आरएचएस फाइनली है, सो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है, तीन क्वेश्चंस हो गए इजीली। फोर्थ क्या है, ए डैश है, बी है, a + 2b का होल डैश निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, खुद लगाओ दिमाग। ए डैश है मेरे पास, और बी है, और ये चाहिए आप, पहले 2b कर देंगे, फिर
ए का है मेरे पास, इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे। फिर आपने जो कहा वो सही है, बट उसमें काम ज्यादा है। उसमें काम कम है। देखो, अगर हम पहले वाली अप्रोच पे चलें तो बी का दुगना करो पहले तो इसका, फिर ए निकालो। ए निकालने के लिए ए डैश है, तो ए निकालने के लिए ए डैश का भी डैश करो, जो भी आएगा। फिर ये जो आंसर आया इसको इसमें जोड़ो, और फिर उस पूरे का एक बार फिर से डैश करो। तो दो बार डैश किया आपने। हालांकि डैश करना आसान सा काम है, बट फिर भी दो बार तो करना पड़ रहा है। एग्जाम में तो बचे हुए कुछ सेकंड्स भी बड़े क्रूशियल हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। हम ए प्लस टू बी डैश का को लिख सकते हैं ए डैश प्लस टू बी का होल डैश। और अगेन स्केलर वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस ट्वाइस ऑफ बी डैश, के ए वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी। अब इसमें देखो किस सामग्री की कमी है। यहां तक आ गए हम यूजिंग प्रॉपर्टी। अब इसमें किस सामग्री की कमी है, ए डैश तो ऑलरेडी है, बी डैश निकालना है, तो केवल एक ही बी का डैश करो यहां पर। सो बी डैश इक्वल टू स्क्वायर है तो सेम ही होगा, -1 0, -1 0 1 2, 2/2। तो एक ही बार ट्रांसपोज करना पड़ा पूरे सवाल में, बाकी तो जोड़ना पड़ा बस। ठीक है। ए डैश बताओ, ऑलरेडी गिवन था मेरे पास, -2 3 1 2 प्लस ट्वाइस ऑफ बी डैश अभी निकाल लिया मैंने, -1 0 नहीं, -1 1 0 2। ठीक है, पहले दुगना कर दो उसका, -2 3 1 2 प्लस इसका दुगना करेंगे तो ये बनता है -2 2 0 4। एंड देन वी विल ऐड देम अप, तो -2 -2 नहीं जोड़ना है, माइनस थोड़ा करना है। -2 -2 -4, 3 + 2 5, 1 + 0 1 एंड 2 + 4 6। आंसर 2/2। ठीक है, मैच करो। अब तक तो सारे प्रूफ के क्वेश्चंस थे। हो गया मैच। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, कुछ सेकंड्स में बचाने की कोशिश करनी है। प्रॉपर्टीज हमने सीखी है तो उसका इस्तेमाल करना है। प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से एक फायदा और है कि प्रॉपर्टीज याद भी रह जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ। हमने सीखा था ना, ए बी का होल डैश बी डैश इंटू ए डैश, सीक्वेंस बदल जाता है उनका। केवल प्रोडक्ट में क्या होता है, ये सीक्वेंस बदल जाता है, बाकी सम में और उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसको साबित करो यूजिंग एनी वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो कितने हैं इसमें, 1 2, बस दो ही। तो कोई भी एक कर लो। तो लेट से फर्स्ट वाले उठा लेते हैं। तो सामग्री बताओ, ए गिवन मैट्रिसेस तो हो जाती है हमारे पास। सो गिवन मैट्रिसेस एट द गिवन मैट्रिसेस आर ए बी, ये तो गिवन है। सामग्री में बी डैश और ए डैश और चाहिए, तो पहले तो सामग्री रेडी करो। तो ऑर्डर लिखो, डैश कर रहे हो तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। इसका तो इनका जब ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों के ऑर्डर बदल जाएंगे। सो ए डैश हो जाएगा कॉलम से रो में 1 -4 3, और 3/1 का 1/3। एंड बी डैश हो जाएगा रो से कॉलम में -1 2 1, 1/3 से 3/1। डन, यहां तक कोई डाउट। अब वही एलएचएस आरएचएस उठा हुआ ना। नाउ ये प्रूव करना है आपको, टू प्रूव। तो एलएचएस उठाओ पहले। एलएचएस क्या है बताओ, ए इंटू बी का होल डैश। ठीक है। सो ए इंटू बी करना है पहले। तो ए क्या था ये, 1 -4 3, ऑर्डर था 3/1। और बी क्या था, -1 2 1, और ऑर्डर क्या था 1/3। और इसका करना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करके फिर क्या करना है, होल डैश।
ठीक है, तो पहले तो देखो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, डिफाइंड है क्या, 1 से 1 मैच हुआ, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनेगी लाइक दिस। 3 बाय 3 की कैसे बनेगी, रो 1 को कॉलम 1 से करो, तो रो 1 में एक ही एलिमेंट है, कॉलम 1 में एक ही एलिमेंट है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके यानी 3 एलिमेंट्स इधर है, 3 एलिमेंट्स है, सबको सबसे करके 9 एलिमेंट्स बनाओ, ये करना है। तो 1 × -1 -1, फिर 1 × 2 2, फिर 1 × 1 1, समझ आया ना, 2 और फिर 1, फिर ये -4 × 1 +4, -4 × 2 -8, -4 × 1 -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 6 एंड 3 1 जा 3। 3 बाय 3 की बन गई, लेकिन अभी काम नहीं खत्म हुआ, इसका डैश भी करना है। इसका डैश करेंगे तो कर दो एक्सचेंज, -1 2 1 ऐसे हो जाएगा, -2 -1 2 1, 4 -8 -4 एंड -3 6 3, ये क्लोज हो गया 3 बाय 3। तो ये तो LHS सॉल्व हो गया। नाउ RHS में मेरे पास ऑलरेडी A डैश B डैश है, बस इनका प्रोडक्ट करके बताना है मुझे। ठीक है, इधर आ जाओ, RHS में क्या करना है, क्या करना है, B डैश इंटू A डैश। तो B डैश क्या है, ये -1 2 1, और A डैश है ये रो मैट्रिक्स 1 -4 3। इसका ऑर्डर क्या था B डैश का, 3 बाय 1, और इसका क्या था, 1 बाय 3। डिफाइंड है, चेक करो, मल्टीप्लाई करना है, 1 से 1 अगेन 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है, बना के देखते हैं, और सेम बननी चाहिए। ठीक है, तो करो, -1 × 1 -1, -1 × -4 +4, -1 × 3 -3, फिर 2 1 जा 2, 2 × -4 -8, और 2 3 जा 6, 1 × 1 1 -4 3। So this is the RHS part and this is the LHS part, मैच करो, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ऑर्डर से लेके हर चीज में को मैच करो, ये सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हो जाती है प्रूफ, तो आपके मैट्रिक्स ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज करीब करीब प्रूव हो गई, प्लस वाली हो गई, माइनस वाली हो गई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने वाली हो गई, और आपके प्रोडक्ट वाली भी हो गई। इसका एक पार्ट जो है वो होमवर्क करेंगे। ठीक है, लिख देंगे लास्ट में, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हमारे शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, थोड़े से डिफरेंट और थोड़े से प्रॉपर्टीज सिमेट्रिसिटी में, तो ये वाला पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, 6 से लेके जो 10 5 क्वेश्चंस बचते हैं, इसको हम कल करते हैं। ओके, चलो जी, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।